रामगढ़ से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रेलर और कार की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो ट्रेलर के बीच कार फंस गई। पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 3 महिला 1 पुरुष शामिल है। NH 33 के पटेल चौक के पास यह हादसा हुआ है। भीषण हादसे की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं और ट्रेलर और कार की जोरदार टक्कर हुई और इतनी भीषण टक्कर की 2 ट्रेलर के बीच कार फंस गई। वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। NH 33 के पटेल चौक के पास ये हादसा हुआ है। इधर जामताड़ा सदर अस्पताल में कल डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल डायलिसिस सेंटर में डॉक्टर के बदले कंपाउंडर ही डायलिसिस कर रहा था। इसी दौरान अस्पताल के SRL लैब में काम करने वाले कर्मचारी की मौत हुई। कंपाउंडर के मुताबिक देवघर से डॉक्टर मनोज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायलिसिस की देखरेख करते हैं, जिनकी निगरानी में कंपाउंडर मरीज का इलाज कर रहा था और इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। इसके बाद उपायुक्त ने सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गंभीरता दिखाई और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जब नीडल लगाया था उसके पहले वो सेंसलेस था, बहुत सेंसलेस के टाइम में हो रहा था, ऐसा मतलब डर लग रहा था उसको बहुत समझाया था अच्छी तरह से। उसके बाद क्या हुआ, उसको मैं नीडल लगाने के लिए जब गया तो उसी टाइम वो सेंसलेस हो गया, तो उसको और नीडल नहीं लगाया, बाहर निकल के उसको डेक्सट्रोज वगैरह उसके साथ साथ जो हम लोगों को मेडिसिन देना चाहिए वो मेडिसिन दे के CPR दे के उसको रुक नहीं पाया। तो फिर डेथ कैसे किया? डेथ हुई तो सेंसलेस होके धीरे धीरे वो मैंने इस संदर्भ में मैंने बहुत इसको सीरियसली लिया है। इसके लिए मैंने सिविल सर्जन और जो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर अस्पताल हैं उनको पूरी तथ्यों से अवगत कराने का 24 घंटा का समय दिया है। किसी की भी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि किसी कंपाउंडर के द्वारा डायलिसिस किया जा रहा था और उसी के क्रम में जो है मरीज की मृत्यु हुई है, तो मैंने तुरंत उसको संज्ञान में लेके तुरंत उस पर जो है जांच कर उस पर आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। दिल्ली से लौटने के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर करारा हमला किया। दीपक प्रकाश ने हेमंत की सरकार को दृष्टिविहीन और जन विरोधी करार दिया। कहा कि झारखंड सरकार कोरोना काल में केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि SFC के गोदाम अनाज से भरे हैं, जिस पर बिचौलियों और जमाखोर काबिज हैं। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि कालाबाजारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार बनने के पहले घोषणाओं का अंबार खड़ा करने वाली सरकार, जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली सरकार, जन विरोधी सरकार, दृष्टि विहीन सरकार और कह सकते हैं कि कोरोना 19 के संक्रमण काल में असफल साबित सरकार। हेमंत सोरेन जी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि केवल चावल, दाल और अनाज से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। ये एक दुखद पहलू है। गांव में गरीब को अन्न प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार की मंशा इतनी अच्छी है, उस मंशा के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये गरीब विरोधी मानसिकता का परिचायक है। गरीबों के हित के बारे में चिंता नहीं करने वाला सरकार। मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई है। प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से हुई वार्ता के बाद अनुबंध पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लिया है। राज्य भर से करीब 4200 अनुबंध पर कार्यरत मनरेगा कर्मी हैं, जो पिछली बार समझौते को लागू करने की मांग को लेकर 3 दिन से सांकेतिक हड़ताल पर थे। और उन लोगों से बहुत अच्छा बातचीत हमारी हुई है
और उन लोग को विड्रॉ भी कर चुके हैं। हमने आश्वस्त दिए हैं कि हमारी सरकार जो है ये आपकी भावना से अवगत भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे, हमसे भी मिले हैं। निश्चित तौर पर सरकार अपनी मांगों को देखकर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। बहुत जल्द आपका जो है निर्णय लिया जाएगा ताकि आपकी जो परेशानी हो सरकार के द्वारा कम करने की कोशिश की जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए और झारखंड में कैसे मजदूरों को मजदूरी मिले, इसको देखते हुए फिलहाल अपना जो सांकेतिक हड़ताल है उसको वापस लेते हैं और अभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हमें ग्रेड पे के साथ हमारा वेतनमान दिया जाएगा। कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। कोल नगरी धनबाद में मजदूर संगठनों ने कोयले का उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है, जिससे कोयला कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। धनबाद के लोधना कुलियरी का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने। माइनिंग के विरोध में देश भर में मजदूर संगठनों ने कोयला उद्योग से जुड़े संस्थान में हड़ताल किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। कोयले का उत्पादन पूरी तरीके से ठप कर दिया है। उसका धनबाद में भी व्यापक असर दिख रहा है। कोयले के उत्पादन में तो व्यापक असर दिख रहा है, कोयले के ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच में भी व्यापक असर दिख रहा है। इस वक्त हम धनबाद के झरिया में लोधना कुलियरी में है। लोधना में यहाँ पे रैक लोडिंग पॉइंट बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से कोयला यहाँ पे स्टॉक हो गया है। इस कोयले को रैक में लोड करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग किए जाते हैं। पावर प्लांट में सप्लाई होते हैं, स्टील प्लांट में सप्लाई होते हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसी जो BCCL या कोल इंडिया से कोयला खरीदती है वहाँ पे सप्लाई होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग ठप होने से पूरे व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिनको यहाँ से कोयले की ज़रूरत थी उनको खासा नुकसान होगा। कोयले का डिस्पैच नहीं होने से BCCL के साथ साथ कोल इंडिया को नुकसान होगा। ये हाईवा ट्रक भी खड़ी है, कोलियरी के इलाके से हाईवा ट्रक यहाँ पे कोयला डंप करता है और यहाँ से फिर रैक में लोड करके दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। जिस जगह पे हम खड़े यहाँ पे प्रत्येक दिन 12 से 15 रेलवे के रैक यहाँ पे लगते हैं और लोड होकर दूसरे जगह पे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच को बाधित किया है उसका यहाँ पे ताज़ा नज़ारा आपको दिख रहा है कि रेलवे के रैक यहाँ पे खड़े हैं। 3 दिनों तक ये हड़ताल रहेगा और किस तरह से फिर इस मामले को लेकर के कोल इंडिया पहल करती है कि मजदूर संगठनों ने जो हड़ताल किया है वो कैसे समाप्त हो। लेकिन कह सकते हैं इस हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है और इससे BCCL के साथ साथ कोल इंडिया को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। कोयला क्षेत्र में व्यवसायीकरण के विरोध समेत कई मांगों को लेकर CCL के संयुक्त कर्मचारी यूनियन ने रांची में धरना प्रदर्शन किया। CCL मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने झारखंड के कोयला को बाजार के हवाले करने की खिलाफत की। मजदूर यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को मुख्यालय गेट पर तैनात किया गया था। विरोध का मेन कारण है कि कमर्शियल माइनिंग का हम लोग 1 नंबर विरोध कर रहे हैं। कमर्शियल माइनिंग होने से कोल इंडिया के कर्मचारी भी ठेकेदार मजदूरों का कर्मचारी बनने के कगार पर पहुंच जाएगा। दूसरा है, हम लोग CM PDI को कोल इंडिया का ब्रेन है उसको सरकार हमसे अलग करना चाहती है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मजदूर विरोधी नीति के तहत हम लोग जो कमर्शियल माइनिंग जो इन्होंने लाने का काम किया है उसके विरोध में पूरे कोयला क्षेत्र में हम लोग आंदोलन में है और पूरे कोल इंडिया को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। मोदी सर जो है वो हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग आज जो इतने आदमी यहाँ जमे हुए क्यों, उनके विरोध के लिए कि हम लोग अपने झारखंड का कोयला को प्राइवेट माइनिंग होने नहीं देंगे। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने कोयला खानों की नीलामी टालने का आग्रह किया था और इस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला हो वो राज्य हित में हो। और साथ ही उन्होंने कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने वालों की बात सुनने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। कोयला निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए।
इधर कोरोना की वजह से झारखंड सरकार ने इस बार देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। प्रोजेक्ट भवन में मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है और कोर्ट के निर्णय के मुताबिक सरकार आगे फिर फैसला लेगी। हाई कोर्ट में भी इन लोग अपील किए थे, उसका अभी सुरक्षित है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान हमने देखा है, वो अपील किए हैं, लोगों से अपील किए हैं और उन्होंने विनम्रता से इस बात को कहे हैं कि महामारी को देखते हुए इसको बंद रखना ये उचित होगा। हमारी सरकार का मंशा है लोगों से विनम्रता से अपील करना। इसमें हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या हानि होगा, हम चाहते हैं कि लोगों को जिंदगी जो है बचे, कैसे सुरक्षित रहे, इस पर हम लोग का ज्यादा लक्ष्य अभी जो है हम लोग देख रहे हैं। श्रावणी मेले को स्थगित करने के सरकार के फैसले को बीजेपी ने सही ठहराया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला सही है। उन्होंने श्रद्धालुओं को इस साल घर से ही पूजा करने की सलाह दी। तो घर बैठे भी बाबा भोले शंकर की भक्ति में हम लीन होते हैं, तो बाबा भोले शंकर दया बरसाने का काम करते हैं और उनकी कृपा तो सब पर होती है। तो ऐसी स्थिति में इस भीड़ भाड़ को देखते हुए यदि इस तरह का फैसला लिया गया है तो मैं समझता हूं कि उचित ही है, किसी भी तरह का गलत नहीं है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मैं समझता हूं कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को देवघर के पंडा धर्मरक्षणी सभा के एक शिष्टमंडल से मुलाकात हुई है और सीएम से मुलाकात के दौरान श्रावणी मेले के आयोजन और लंबे समय से बंद बाबा मंदिर को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना के कारण इस बार श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने को लेकर सहमति बनी है। कुछ करने की इच्छा का आपको ललक लगा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर तो श्राइन बोर्ड के माध्यम से उसका विकास पुरातत्व विभाग के देख रेख में कैसे हो, इस पर कार्रवाई के लिए उनको कहा तो उन्होंने आगे बढ़ाया काम को। शिवगंगा और मानसरोवर को में पानी भराई और इसको पानी निकासी के लिए उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं। दुमका पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने देवघर और बासुकीनाथ मंदिर नहीं खोलने के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सांसद ने कहा कि देवघर का मामला अभी कोर्ट में लंबित है और ऐसे में कोर्ट के फैसले के पहले सीएम का बयान कोर्ट की अवमानना है और वे सीएम के बयान के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि कल कोर्ट का फैसला आना है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो सबों को मान्य होगा। अभी मैं कैसे बता सकता हूं कि मंदिर खुलेगा नहीं खुलेगा, सरकार ने अच्छा फैसला लिया बुरा, सरकार के फैसले के खिलाफ हम कोर्ट में हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने जो ये अपना स्टेटमेंट दिया है ये मैं आपको कह सकता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कल हमारे वकील जो है हाई कोर्ट में इसका प्ली लेंगे कि जब मामला सब जुडिस था तो मुख्यमंत्री ने किस हैसियत से ये बातें कह दी। उपराजधानी दुमका में अब तक कोरोना के 9 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 5 का इलाज अब भी कोविड अस्पताल में चल रहा है और इन सब के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। प्रशासन की जागरूकता अभियानों का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। शहरी क्षेत्र में मरीज मिलने के बावजूद शहर की क्या स्थिति है आज हम आपको यह दिखाना चाहेंगे। धीरे धीरे कोरोना का जो खौफ था लोगों में वह कम होता दिख रहा है। लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, ना तो मास्क नज़र आ रहा है और ना ही सैनिटाइज़र। लोग बेखौफ होकर मार्केट घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी जिले की तमाम दुकानों को खोल दिया गया है। इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से बढ़ा है। अभी भी समय है लोगों को संभलने का, ताकि कोरोना का संक्रमण दुमका में बदस्तूर जारी न रहे बल्कि उस पर अंकुश लग सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना और स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमशेदपुर एमजीएम के कोविड वार्ड का जो हाल है वो उनके दावों की पोल खोलता है। एमजीएम अस्पताल के कोविड वार्ड की हकीकत का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का नज़ारा आपको इस बार फिर से दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सामने भवन बनाया गया है वह
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का कोविड भवन बनाया गया है, जहां की जाने की जो रास्ता बना हुआ है उसका नज़ारा हम आपको साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री, जो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं, उनका दावा रहता है कि अस्पताल कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन में है। लेकिन ये जो नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये कोविड वार्ड जाने का रास्ता है और इसमें कीचड़। हालांकि अगर बारिश हो तो यहाँ से एम्बुलेंस का भी आना जाना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। एक ऑटो आया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो जो है वो फंस गया है और लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो दावे होते हैं साफ सुथरा और अस्पताल स्वच्छ का दावा जो होता है वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो कुव्यवस्था है उसे मंत्री जी कब तक दुरुस्त कर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। साहिबगंज शहर को रोशन करने के लिए हाई मास्क और स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन ये लाइट आज शोभा की वस्तु बनकर रह गई। शाम ढलते ही पूरा साहिबगंज शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर को रोशन करने के लिए नगर परिषद द्वारा लगाई गई हाई मास्क लाइटें खराब पड़ी हैं। कहीं हाई मास्क लाइटें खराब हैं तो कहीं स्ट्रीट लाइटें भी आंख मिचौली कर ही जलती हैं। कि आज अधिकतर लाइटें खराब पड़ी है, सभी लाइटें बंद है और शहर अंधकार में है। बड़े बड़े टावर वाले भी लाइट लगे थे कई साल पहले, लेकिन वह उचित रख रखाव व देखभाल के कारण वह अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। ग्रामीण एरिया भी लाइट नहीं रहने से हमारे शहर के जो बेड एलिमेंट है, जो चोर उचक्के हैं, वो इनका लाभ उठाते हैं। और आप देखे होंगे कि कई बार जो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से कई घरों में लगातार जो है चोरी की घटना घट रही है। लाखों लाख रुपए जो है लोगों का चोरी हो रहा है। ऐसी कोई जो है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। शहर में अंधेरे का फायदा चोर उचक्के खूब उठाते हैं और रोज अंधेरा होते ही अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। शहर के इस सौंदर्यीकरण पर उपायुक्त की माने तो कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। जहां तक शहर की लाइट और हाई मास्क का सवाल है तो बरसात के कारण कुछ टेक्निकल समस्याएं आई हैं, जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। जो करंट स्ट्रीट लाइट है उसमें जहां पर भी मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स तो जल रहे हैं। मैं खुद भी कई बार दौरा किया हूँ रात को। कुछ एक जगह पे समय समय पे ख़राब होते रहता है। अभी जैसे बरसात का समय है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं कुछ होता है। तो जो भी है जहाँ पे जो भी ख़राब होते रहेंगे, मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग तुरंत उसको ठीक कराते रहेंगे। साहिबगंज में बरसात के दिनों में अंधेरा होते ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में नगर परिषद को शहर को रोशन करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और लाइटों की खरीद में गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। खबर है गिरिडीह से, जहां के रोटरी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोगिया ने अपने बेटे के साथ रक्तदान किया। रक्तदान के बाद सीएमडी गुणवंत सिंह ने रक्तदान को नेक कार्य बताया और कहा कि इससे खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है और इसके साथ उन्होंने सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की। मोगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोगिया ने रक्तदान कार्यक्रम के लिए रोटरी क्लब के नए साथियों की सराहना की। रोटरी का चेंज ओवर डे है और हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जैसे नई टीम आती है तो बहुत सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम आज ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है और जिसमें सारे हमारे मेंबर्स बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मैंने भी अपना 1 यूनिट ब्लड दिया है और मुझे आते देखकर मेरा बेटा भी उत्साहित हो गया और इसने भी अभी हमारे साथ ही 1 यूनिट में अभी ब्लड दिया है और हम लोग दोनों एक साथ अभी खून दे करके लौट रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छी शुरुआत के साथ हम लोग रोटरी का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज के दिन सीए डे एंड डॉक्टर्स डे में मैं सभी डॉक्टर्स एवं सभी सीए को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आज उनके जन्मदिन को हम लोग खून देके और खुशी से मना रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए हमारे